हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस स्ट्रेन, देन हमने प्रॉपर्टीज के बारे में समझा कि होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, ये सारी प्रॉपर्टीज या सारे मटेरियल बिहेवियर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स में उम्मीद है आपको वो भी याद होगा कि जो हम दो इक्वेशन लेके चलते हैं, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू एंड E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये दो हमारी बेसिक इक्वेशन हुआ करती हैं। इन इक्वेशंस को हमेशा याद रखना है। बाकी उससे रिलेटेड जो इक्वेशंस मैंने आपको लिखवाई हैं वो भी याद रखिएगा। डायरेक्टली उन जो इक्वेशंस हैं वो डिराइव्ड रिलेटेड इक्वेशंस हैं उन दो बेसिक इक्वेशंस के। ठीक है, तो E इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस G, ये सीधा रिलेशन निकल के आ जाता है। साथ ही हमारे पास एक रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G का। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप आंसर याद रखेंगे, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्दर आगे की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स E, G, K एंड म्यू। सबसे पहले बात होती है कि ये E, G, K, म्यू है क्या एक्चुअली। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, एंड म्यू हमारा है पॉइजन्स रेशियो, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको आगे लेके चलना है। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनका मीनिंग क्या है? तो बेसिक में छोटा सा एकदम मीनिंग बता के चल रहा हूं यहाँ पर, बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगना चाहिए जरूर। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मैं 2D फिगर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक 2D फिगर लेके चल रहा हूँ। इस 2D फिगर में मान लीजिए अगर आप बॉडी के ऊपर P फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, तो इन दो जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये वाला अट्रैक्शन है, कौन सा वाला? ये वाला जो अट्रैक्शन है। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन है, यहां पर जो ये बॉन्डिंग है, यहां पर वही बॉन्डिंग तो है ना जो P को रेजिस्ट करना चाह रही है, जो P को रेजिस्ट करना चाह रही है। हमने स्ट्रेस को समझा था, उसमें हमने यही समझा था कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बेसिकली है क्या। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बेसिकली बॉन्डिंग की वजह से तो आ रहा था। तो यहां पर जो ये बॉन्डिंग है मेरी, कौन सी बॉन्डिंग? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अगर मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा हुआ है, अगर मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा हुआ है, तो उसी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, उसी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो बॉन्डिंग काम कर रही है, जो बॉन्डिंग काम कर रही है, वही बॉन्डिंग की कैपेसिटी यहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। वही बॉन्डिंग की कैपेसिटी यहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। कैसे? कि जो इसमें स्ट्रेस आएगी दैट इज डिपेंड ऑन दी और प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन यहां पर कौन सा होगा? इसीलिए हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए चल रहे हैं सभी चीजों को। तो सीक्वेंस वाइज अगर हम देखा तो हमने ये देखा कि हाँ स्ट्रेन क्या थी, स्ट्रेस क्या थी। तो स्ट्रेन अगर मैं यहां की बात करूं तो कौन सी स्ट्रेन आने वाली है? इसमें क्या शेयर स्ट्रेन आ जाएगी, फाई आ जाएगा? नहीं ना। क्या इसमें बल्क मॉडुलस की बात हम कर रहे हैं, एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक की बात कर रहे हैं? नहीं ना। यहां पर हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल से रिलेटेड हमारे पास स्ट्रेस कौन सी आएगी भाई? अगर रिलेटेड स्ट्रेस पूछा जाए आपसे तो रिलेटेड स्ट्रेस कौन सी है? जो हमारे पास यहां पर सिग्मा n एंड सिग्मा n लग रही होगी। ठीक है, तो यहां ये सिग्मा n नॉर्मल स्ट्रेस है, तो सिग्मा n और एप्सिलॉन, डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा हो रहा है उतनी हमारी देखो सिंपल सी बात है, डिफॉर्मेशन की अगर कैटेगरी आ रही है, टेंडेंसी अगर आ रही है, किसके बेसिस पर? एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पर। तो उस डिफॉर्मेशन को रोकने की टेंडेंसी, उस डिफॉर्मेशन को रोकने की टेंडेंसी तो है मेरी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और उम्मीद है आपको याद होगा वो सीक्वेंस जिसमें डिफॉर्मेशन और जो स्ट्रेस है उन दोनों के बीच में एक लिंक था, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स किसके बेसिस पर आएगा? जो कि इस डायरेक्शन में बॉन्डिंग है, जो कि इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में P लगा हुआ है, उस डायरेक्शन की बॉन्डिंग ही तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी ना। इसीलिए यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हुए उस बॉन्डिंग की कैपेसिटी को ही हम यहां पर लेके चलते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग की कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगी? वो बॉन्डिंग की कैपेसिटी डिपेंड करेगी मटेरियल पर, कि मटेरियल की क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर या मटेरियल की स्ट्रेंथ इंटरनल जो है, बेसिकली जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। ठीक है, तो बॉन्डिंग कैपेसिटी अगर किसी मटेरियल की अच्छी है तो उसका E क्या होगा? अच्छा होगा। मतलब वो इंटरनली रेजिस्ट इजीली कर रही है, अच्छे से कर रही है। और अच्छे से अगर रेजिस्ट कर रही है, इसका मतलब वो डिफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फोर्स पर कम दे रही होगी। इसका मतलब वो डिफॉर्मेशन कम दे रही है एक पर्टिकुलर फोर्स पर। उम्मीद है यहां पर ये समझ में आ रहा होगा, कंपैरिजन समझ पा रहे होंगे। तो यहां से E इंटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां जो हमारे पास E है, अगर मैं इस E के ग्राफ की बात करूं तो इस E का ग्राफ में एक सिंपल देख लेता हूं यहां पर। ठीक है, एक सिंपल ग्राफ देख लेता हूं ऐसे।
ठीक है, ये हो गया हमारा ई का ग्राफ। कैसे कि अगर मैं यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ऐसे लेके चलता हूं, दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेन, सो ये जो हमारे पास इलास्टिक ये हम कहां तक लेके चल रहे हैं, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक का हिसाब लेके चल रहे हैं। आगे की कहानी क्या है वो उससे हमें डील नहीं करना है। ब्रिटल है तो फ्रैक्चर हो चुका होगा, डक्टाइल है तो आगे चल रहा होगा, हमें उसकी बात नहीं करनी है। सोम में हमें किसकी बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक की कहानी की। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट बेसिकली, तो यहां पर जो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है वहां पर क्या आ रहा है, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन वाली कहानी आ रही है इस वाले फिगर में। तो आपको यह भी याद होगा, अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स लिखता हूं तो यहां पर बेसिकली m क्या होता है, m होता है मेरे पास tan थीटा, जिसकी वैल्यू होती है y अपॉन एक्स, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट। इसी m को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे लिए क्या है, थीटा है, ये मेरे लिए थीटा है, और यहां पर अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा मेरे लिए क्या होगा, ई होगा। यहां सिग्मा एंड एप्सिलॉन से जो मेरा tan थीटा निकल के आ रहा है वो मेरा सीधा ही ई है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। किसके अंदर, उस पर्टिकुलर बार के अंदर जिस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स P लगा रहा हूं, जिस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स P लगा रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही होगी जो कि मैंने यहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बताई है। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, हमारे पास ये जो इंटरनल इफेक्ट है उस बॉन्डिंग कैपेसिटी उस मटेरियल की जो कि P को रेजिस्ट करना चाह रही है, जो कि P को रेजिस्ट करना चाह रही है, वही हमारा E है। और इस E का सीधा क्वेश्चन यहां से भी बन के आ जाता है, तो प्लीज इस पर ध्यान देना, यहां से सीधा बन के आता है tan थीटा, जो ग्रेडियंट है वही हमारा यहां पर E होता है। तो मटेरियल का अगर मटेरियल का ग्राफ यहां पर कुछ इस तरह का आपसे पूछ लिया जाए, मटेरियल का ग्राफ अगर कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए कि ये एक कोई A का ग्राफ जा रहा है और ये कोई मान लीजिए B का ग्राफ जा रहा है, तो किसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, कौन से मटेरियल की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, सीधा आंसर आपने दे भी दिया होगा। इसका मान लीजिए थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है, तो tan थीटा 1 शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा 2, यहां फिगर से दिख रहा है, इसका मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2। उम्मीद है यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और उस सेंस में भी समझ में आ गया होगा आपको जिस सेंस में मैं बॉन्डिंग की बात करता हूं। तो जो E लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस सेंस में लगेगा, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लॉन्गिट्यूडनल लग रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस की बात अगर करेंगे तो शियर मॉडुलस के लिए आपको ये फिगर याद होगा, उम्मीद है। मैं 2D में ये लेके चल रहा हूं, यहां पर इसे मैंने फिक्स किया हुआ है और इस पर फोर्स में लगा रहा हूं यहां पर P। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज याद है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग जरा समझिएगा कि यहां पर ये चीज मैंने ऐसे बना रखी है और ये चीज मैंने दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये चीज मैंने यहां पर ऐसे बना रखी है, ये बॉन्डिंग ऐसे है, फिर बाद में नीचे के फिर से पॉइंट इस तरह से ही आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये वाली बॉन्डिंग है जो येलो कलर से दिख रही है, जरा उसका ध्यान से समझिएगा उसके कॉन्सेप्ट को। यहां पर मटेरियल जा रहा है कैसे, डिफॉर्म होने के बाद मटेरियल जाएगा इस तरह से, ये चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, मटेरियल जाएगा इस तरह से, तो जब ये डिफॉर्म हो रहा है तो इसमें कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो इसे रेजिस्ट कर रहे हैं। क्या वो फोर्सेस ये वाले हैं, जरा फील करो, क्या वो फोर्सेस ये वाले हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये वाले फोर्सेस रेजिस्ट कर रहे होते तो P इधर से लग के फिर P इधर से भी तो लगता ना, P इधर से भी तो लग रहा होता है इस पर, तभी तो ये वाले इंटरनल फोर्सेस रेजिस्ट करेंगे ना, जो मैंने अभी क्रॉस से दिखाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप छोटा सा स्प्रिंग सोच के चलो कि यहां पर भी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, यहां पर भी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो क्या ये वाले स्प्रिंग्स दब रहे होंगे यहां पर P की वजह से? नहीं ना। कौन से वाले स्प्रिंग्स यहां पर स्टिफर होने चाहिए, कौन से वाले स्प्रिंग यहां पर टफ होने चाहिए, एक तरह से उनकी स्टिफनेस ज्यादा होनी चाहिए। कौन से वाले स्प्रिंग्स की, जो कि यहां पर ये वाले दिख रहे हैं आपको, जो कि यहां पर ये दिख रहे हैं, ये जो येलो कलर से मैंने स्प्रिंग दिखा रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बात करते हैं शियर मॉडुलस की, तो जो हमारी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में है, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, ध्यान से समझिएगा, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वही हमारे लिए शियर मॉडुलस कहलाती है। जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वही हमारे लिए शियर मॉडुलस कहला रही है। तो यहां पर आपने ये चीज भी पढ़ ली थी कि जो हमारे पास यहां शियर स्ट्रेस आती है टाउ, टाउ की वैल्यू क्या होती है, P पैरेलल अपॉन एरिया। एरिया यहां पर कौन सा है, यही वाला तो है ना,
ये जो हमारे पास एरिया है वो यही वाला है ना, पैरेलल एरिया, ठीक है, जो इस सरफेस का होगा। तो टाउ एस इज प्रोपोर्शनल टू किसके, फाई के। यहां पर स्ट्रेन क्या होती है, फाई। फाई कौन सी चीज थी, आपको मैंने यहां पर ये बताया हुआ है लास्ट स्लाइड्स में भी कि फाई हमारे पास शियर स्ट्रेन ये है। तो टाउ एस इज प्रोपोर्शनल टू फाई। तो इसको हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें मटेरियल की वो कैपेसिटी चाहिए जो कि इस स्ट्रेन को कम करने की कोशिश कर रही है। मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स पर स्ट्रेन मेरी कम मिले तो कौन सी हमारी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए बॉन्डिंग की, वो जो येलो कलर में मैंने दिखाई है यहां पर, ठीक है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाली, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली, जो हमारे यहां पर पी फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर जो हमारे पास बॉन्डिंग है, वही तो यहां पर इस फाई को रोकने की कोशिश करेगी, या यहां पर ई रोकने की कोशिश कर लेगा। नहीं ना, ई के लिए लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगनी जरूरी है, जबकि ये फोर्स कैसी है, मेरी ट्रांसवर्स फोर्स है। तो यहां पर जो बॉन्डिंग कैपेसिटी इस चीज को, फाई को रोकने की कोशिश कर रही है, डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रही है, दैट इज सिंपली जी। दैट इज सिंपली जी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा यहां से। तो ये टाउ एस इक्वल टू जी फाई इज ऑल्सो दी हुक्स लॉ, ठीक है, गलती मत करना, ये भी हमारा हुक्स लॉ होता है और ये भी हमारा हुक्स लॉ है, बट जनरली हम हुक्स लॉ इसे बोलते रहते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। हुक्स लॉ मेरा ये भी है और हुक्स लॉ मेरा ये भी है, क्योंकि मैंने आपको स्लाइड में समझाया हुक्स लॉ इज सिंपली दी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। उसी के तीन पार्ट है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है। तो यहां पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है। फिर फर्दर इसका ग्राफ भी हम कुछ ऐसा ही बना सकते हैं, ठीक है, फर्दर हम इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बना सकते हैं। देखिएगा यहां पर ये मैं छोटा सा एक ग्राफ लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कभी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सेफ साइड लेके चल रहा हूं। ये हमारे लिए ग्राफ हुआ, ठीक है। आगे की तरफ कैसे जा रहा है उसके हमें डिस्कशन नहीं करना है, इलास्टिक लिमिट तक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये टाउ है और ये मेरे पास फाई है, तो ये एंगल जो हमारे पास थीटा निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से जो टेन थीटा होगा वही मेरा क्या होगा, टेन थीटा, वही मेरा होगा जी। क्यों, क्योंकि टाउ अपॉन फाई, ये y इक्वल टू एम एक्स वाली फॉर्मेशन आ रही है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स वाली फॉर्मेशन में यहाँ पर m क्या है मेरा, g है, y मेरा टाउ है और s मेरा जो x है मेरा वो फाई है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है आपको, वही जो कहानी मैंने यहाँ पर कही थी वही कहानी यहाँ पर है, और टाउ इक्वल टू जी फाई इसके लिए है, ठीक है। टाउ इक्वल टू जी फाई इसके लिए, बिल्कुल वही कहानी जो मैं यहां पर बोल रहा था, बिल्कुल वही कहानी यहां पर है। ऐसे ही हम यहां पर भी बोल सकते हैं इस फिगर के हिसाब से कि एक हमारे पास ये है, इसमें ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ये टाउ एंड फाई में है, तो कौन से वाले का शेयर मॉडुलस ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस है थीटा वन थीटा टू, सो टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू, सो जी वन इज ग्रेटर देन G2। उम्मीद है यहां तक ये समझ में आ चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसमें बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हमारे पास स्ट्रेन कौन कौन सी होती है, एक होती है नॉर्मल स्ट्रेन, एक होती है लेटरल स्ट्रेन, एक होती है जो हम नॉर्मल स्ट्रेन के तीन पार्ट हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक है लेटरल स्ट्रेन और एक है हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस बेसिकली जब वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है, देखिए हम हर एक चीज के लिए एक हुक्स लॉ लेके चल रहे हैं, तो जो नॉर्मल स्ट्रेन है उसके लिए हुक्स लॉ ये आएगा, या फिर आप ये बोल सकते हो, इसको सोचो जरा, क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि सिग्मा एन प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन लेटरल, ऐसे क्या बोल सकते हो भाई, क्योंकि इसी केस में तो लेटरल आती है ना। इसी केस में हम बात कर रहे होते थे कि जब नॉर्मल फोर्स लग रही है तो उसके लेटरल भी आएगी, तो क्या मैं सिग्मा एन प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन लेटरल लिख सकता हूं ना। ये हुक्स लॉ नहीं है मेरा, ये तो कभी रिलेट ही नहीं करता है, ये कभी रिलेट ही नहीं करता है। ये रिलेट सिर्फ और सिर्फ कब करता है, जब हम यहां पॉइजन्स रेशो की बात कर रहे होते हैं। तो पॉइजन्स रेशो के बाद ही इस चीज को रिलेट करना है, और कैसे रिलेट करेंगे उसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हुक्स लॉ नहीं है, गलती मत करना, सिग्मा एन प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन लेटरल ये कोई हुक्स लॉ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बल्क मॉडुलस की बात करें तो बल्क मॉडुलस में आपको, जैसे मैंने फिगर पहले भी समझाया हुआ है, कि आपने अगर ये हमारे पास एक पर्टिकुलर बॉडी ले रखी है कुछ इस तरह से, ये पर्टिकुलर आपके पास बॉडी है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम यहां पर पूरा एक ड्रॉ कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये हमने यहां पर ये ड्रॉ किया। अब इस पर क्या है, फोर्सेस दिखा दो, अब इस पर फोर्सेस दिखा दो यहां पर,
ये फोर्स मैं टेंशन में लेके चल रहा हूं, ये फोर्सेस ऐसे हो गई, ठीक है। अब इन फोर्सेस को मैं सीधा लिख रहा हूं स्ट्रेसेस के टर्म्स में, सीधा फोर्सेस को स्ट्रेसेस के टर्म में लिख रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं यहां पर P1 ले लेता, यहां पर P2 ले लेता, यहां पर P3 ले लेता, तो P1 अपॉन A1, P2 अपॉन A2, P3 अपॉन A3 को मैं क्या लिख देता हूं सीधा, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। बात उम्मीद है समझ में आ रही है ना। एरिया से डिवाइड करके सीधा सिग्मा में हमारे पास आंसर आ गए। तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 इस पर लग रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो एक काम कर लेता हूं, इस चीज को आपको बिल्कुल नोट्स क्रिएट करते हुए दिखा देता हूं। P1, P2, P3 हटा दो, सीधा सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 दिखा दो। अब जो बल्क मॉडुलस है यहां पर, अगर मैं बात करता हूं बल्क मॉडुलस की, तो याद रखिएगा फॉर द बल्क मॉडुलस, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बल्क मॉडुलस और फॉर द हुक्स लॉ इन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हम सीधा ये टेस्ट लेके चलते हैं। कौन सा टेस्ट? हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। और अगर हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की बात करूं तो आपने थोड़ा बहुत एफएम में अगर इस चीज को ध्यान से समझा होगा, तो हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट बेसिकली क्या है, जहां पर हमारा प्रेशर हर जगह से सेम हो। और प्रेशर हर जगह सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक डायरेक्शन से अगर प्रेशर सेम, हर एक डायरेक्शन से अगर प्रेशर सेम, तो प्रेशर की यूनिट जरा सोचिएगा, प्रेशर इज द स्ट्रेस, यूनिट वाइज प्रेशर इज द स्ट्रेस। बस यहां पर अगर मैं एक पर्टिकुलर बॉडी की, इंटरनल बॉडी की इमेजिनेशन करता हूं, तो उस इमेजिनेशन में उस इंटरनल बॉडी पर जो एक्सटर्नल सराउंडिंग से प्रेशर लग रहा है, वो मेरे लिए प्रेशर फोर्स हुआ, और उसी प्रेशर फोर्स की वजह से जो प्रेशर हमारे पास एक्ट हो रहा है, उसी सेंस में हमारी स्ट्रेस भी आ रही होगी। बट यहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है, अगर मैं यहां पर टेंशन में लेके चल रहा हूं, तो यहां पर आप टेंशन में प्रेशर नहीं दिखा सकते हो। इसीलिए आपको यहां पर सॉलिड के ऊपर सोच के चलना होगा कि अगर मैं कंप्रेसिव दिखाता इसे, अगर मैं इसके लिए कंप्रेसिव दिखाता, एक मैं अलग से एक छोटा सा फिगर बना देता हूं कि अगर मैं इसके ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्सेस दिखा रहा होता है, ऐसे एक कंप्रेसिव फोर्सेस दिखा रहा होता, तो शायद आपको ये थोड़ा सा फील आ जाता है, इसका शायद आपको ये थोड़ा सा फील आ जाता है इस तरह से प्रेशर का, ठीक है। तो यहां पर ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये प्रेशर वाला सेंस आपको दिख रहा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन सेंस में एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। और उन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेसेस का फिगर बनेगा, वो भी तो इंटरनली बनेगा ना, वो भी तो इंटरनल बनेगा, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस तो इसमें इंड्यूस होंगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होंगी। कहां से गलती कर रहे हो अगर आप ये चीज नहीं समझ रहे हो, जो मैंने आपको स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन समझाई थी। बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि अगर मैं यहां पर एक छोटा सा पार्ट लेके चलता हूं और इस पर पी फोर्स लगाता हूं, तो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमारा यही तो था ना, ऐसे कुछ, तो इस पॉइंट पर पी फोर्स सिग्मा ऐसे दिख रही होगी और सिग्मा ऐसे दिख रही होगी। तो अगर टेंशन फोर्स लगा हुआ है तो स्ट्रेस का जो फिगर बनता है वो भी तो टेंशन का बनता है। अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है तो हमारा स्ट्रेस का जो फिगर बनेगा वो भी तो कंप्रेशन के सेंस में ही बनेगा ना, क्योंकि एटम जो है, जो आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट है, वो कम से कम 2 लेयर का बना होता है। मैंने पहले ही बोला है, सोम को जब भी आपको विजुलाइज करना है, जब भी आपको इमेजिन करना है, तो इस सेंस में इमेजिन करना होगा। क्लियर? तो हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की अगर बात करूं, तो हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट में यहां पर हम ये कंडीशन मान के चलते हैं क्या, कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 इक्वल टू पी मान लेते हैं। अगर प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर इन द सेंस अगर एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्सेस की बातें हो रही हैं, तो पी मान लेते हैं। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिग्मा हाइड्रो, इसी को हम बोल देते हैं सिग्मा हाइड्रो, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड हमें किसी के बराबर तो रखना है, तो वो मैग्नीट्यूड मैंने सिग्मा हाइड्रो ले लिया, मतलब हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की कंडीशन में। तो यहां पर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को कंप्रेस कर रहा हूं हर तरफ से सेम, तो अब यहां पर एक कंडीशन हो चुकी है। यहां पर याद रखिएगा कि इस वाले बल्क मॉडुलस में हमारे पास ये एक अजम्पशन है, एक ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को देखते हुए, आपको हमेशा याद रखना है कि इधर से भी सिग्मा सेम लग रही है, इधर से भी सिग्मा सेम लग रही है, इधर से भी सिग्मा सेम, इधर से भी सिग्मा सेम है, इधर से भी सिग्मा सेम है, इधर से भी सिग्मा सेम है। अब चाहे आप कंप्रेस करो हर तरफ से सिमिलर, चाहे हर तरफ से सिमिलर टेंशन में दो, हर एक जो पॉइंट होगा इसके अंदर, मान लीजिए इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे स्प्रिंग से बने हुए हैं, वो ऐसे एक दूसरे से स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। वो स्प्रिंग ही क्या है, यहां पर इनकी आपस की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बॉन्डिंग जो कैपेसिटी है आपकी, ठीक है, तो जो स्प्रिंग्स लगे हुए, स्प्रिंग्स इन द सेंस हमारी बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो, ठीक है। मैं स्प्रिंग से आपको सिर्फ समझा रहा हूं, सुचवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो आपके पास ये इफेक्ट होगा, अगर कंप्रेस होगा, तो वो जो स्प्रिंग वाला आप इमेजिनेशन कर रहे हो, एटम्स के जो अरेंजमेंट है उनको आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तीनों साइड से,
तीनों साइड से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, और अगर इस पर एक्सटर्नली टेंशन लगा हुआ है तीनों साइड से सेम मैग्नीट्यूड का, तो वही स्प्रिंग का अरेंजमेंट क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, वही एक्सपैंड हो रहा है। तो क्या होता है कि जो मेरी सिग्मा हाइड्रो है यहां पर, जो मेरी सिग्मा हाइड्रो है, मतलब जो मेरी सिग्मा यहां पर एक्चुअल में सेम मैग्नीट्यूड की हर एक डायरेक्शन से लग रही है, वो एक्चुअल में किस चीज को प्रोड्यूस कर रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को प्रोड्यूस कर रही है? नहीं, वो हर डायरेक्शन की स्ट्रेन को प्रोड्यूस कर रही है। तो सिग्मा हाइड्रो इज प्रोपोर्शनल टू, तो अगर हर डायरेक्शन में हमारे पास स्ट्रेन्स आ रही हैं, हर डायरेक्शन में चेंजमेंट आ रहे हैं, और ये सिग्मा अकेला ही नहीं लगा हुआ, अगर हम यहां पर बात करें तो इस वाली सिग्मा से भी तो कुछ ना कुछ लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट आएगा, इस वाली सिग्मा से भी, जेड वाली से भी कुछ ना कुछ लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट आएगा, ठीक है, और साथ ही इनके रेस्पेक्टिव लेटरल इफेक्ट भी होंगे। तो इन सब का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ हम कर लें तो सिग्मा हाइड्रो इज प्रोपोर्शनल टू, चेंज किसमें हुआ? सिर्फ लेंथ में नहीं, ब्रेथ में भी और हाइट में भी। इसका मतलब यहां पर किसमें चेंज हो रहा है? वॉल्यूम में। तो यहां पर हम लेके चलते हैं एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक, बट कंडीशन इज मस्ट कि यहां पर हर एक डायरेक्शन से सेम सिग्मा लग रही होगी, चाहे वो टेंशन की बात हो, चाहे वो कंप्रेशन की बात हो, चाहे उसमें हम कंप्रेस कर रहे हो हर तरफ से, चाहे हम उसमें हर तरफ से उसे एक्सटेंड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो सिग्मा हाइड्रो इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन वी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हुए क्या आप ई लोगे? नहीं ना, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ई ही काम नहीं करेगा। ई इन द सेंस लॉन्गिट्यूडनल ही इफेक्ट नहीं है, साथ ही दूसरी डायरेक्शन से भी तो लॉन्गिट्यूडनल है ना, तीसरी डायरेक्शन से भी लॉन्गिट्यूडनल है ना। यहां से इसको और इसको डिफरेंशिएट करो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है तब आएगा ई, बट अगर हमारे पास तीनों डायरेक्शंस में फोर्स लगा हुआ है वो भी सेम मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो यहां पर आने वाला है के, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक वाइज जो हमारे पास बॉन्डिंग है, वॉल्यूमेट्रिक वाइज जो हमारे पास बॉन्डिंग है वो हर तरफ की सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं स्प्रिंग्स यहां पर ये मान के चल रहा था और इस फिगर में मैं आपसे ये बोल दूं कि इससे जो नीचे वाले स्प्रिंग्स हैं उनकी स्ट्रेंथ ये है, उनकी स्ट्रेंथ मैं अलग से इस वाले फिगर में इस रेड कलर से दिखा रहा हूं, तो जरा सोचिएगा जो हमने यहां पर ये कलर लिया है, इस कलर के सेंस में ये वाली जो स्ट्रेंथ है ये वीक हो सकती है, यहां पर ये वीक हो सकती है जब मैं ई की बात कर रहा हूं, ठीक है। बट यहां पर जो ये बॉन्डिंग होगी जो पिंक कलर में यहां पर दिख रही है और जो येलो कलर में दिख रही है, वो सारी की सारी बॉन्डिंग यहां पर क्या होंगी? सेम होंगी इस पर्टिकुलर मटेरियल में। तो इसीलिए जब हम के की बात कर रहे होते हैं, जब वॉल्यूमेट्रिक वाइज चेंजमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें लेके चलना होता है कौन सी चीज को? के को, मतलब वॉल्यूमेट्रिक वाइज रेजिस्टेंस करना एटम का, एटम के द्वारा वॉल्यूमेट्रिक वाइज अपनी शेप को रेजिस्ट करने की कोशिश करना, यही मेरा के कहलाता है। तो एप्सिलॉन वी। तो यहां से हमारे पास फिर से सेम फिगर हो जाएगा जैसे हमने यहां पर बातें की हैं और सारे डायग्राम में भी। तो यहीं पर मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां पर बना देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे कि ये चीज ऐसे हो गई, ये चीज यहां पर ऐसे हो गई, और यहां पर क्या आप कह सकते हैं कि ये जो फिगर है, ठीक है, ये जो फिगर है यहां पर ये जा रहा है, आगे कैसे जा रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। अभी क्या है, यहाँ पर सिग्मा हाइड्रो है इधर, ठीक है, और इधर है एप्सिलॉन वी। तो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा क्या होने वाला है, जो यहाँ पर थीटा आने वाला है या tan थीटा आने वाला है, दैट इज सिंपली इक्वल टू के, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस लाइन का क्या हो जाएगा? सिग्मा हाइड्रो इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन वी। इस लाइन का हो जाएगा सिग्मा हाइड्रो इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन वी। और यहां से अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो सिंपल हमारा क्वेश्चन हो गया, ये दो फिगर है हमारे पास ए और बी के, जबकि ये क्या है? सिग्मा हाइड्रो है और ये क्या है? एप्सिलॉन वी है। तो कौन सा वाला? थीटा 1 ये हो गया और थीटा 2 ये हो गया। तो ऑब्वियस है tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, सो K1 इज ग्रेटर देन K2। तो बल्क मॉडुलस किसका ज्यादा रहेगा? ए मटेरियल का बी से, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटी ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू बी से, उसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कुछ तो कांस्टेंट रखेंगे ना, तो हम फोर्स कांस्टेंट रख के फिर इन चीजों को सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने बात कर ली है, ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली है EGK की। EGK से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरेटिकल, वो हमने यहाँ पर बात की है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन इनसे बहुत काफी ज्यादा बनते हैं, इन चीजों को हमें याद रखना है। जो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, इन सभी के शॉर्ट नोट्स आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है, जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बताए आपको। नेक्स्ट फर्दर आगे की तरफ चलते हैं। जो हमारा इलास्टिक कांस्टेंट है दैट इज ऑल्सो द पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो इज द, याद रखिएगा, पॉइजन्स रेशियो इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल प्रॉपर्टी इन द सेंस हम इलास्टिक रेंज के अंदर की बातें कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। तो यहां पर
यहाँ पर जो पॉइजन्स रेशो होता है उसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। पॉइजन्स रेशो म्यू से हम डिफाइन करते हैं, म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसको अगर मैं एब्रीविएट करूं तो कितना हो जाएगा ये, एप्सिलॉन लेटरल अपॉन में एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। बस एक चीज और याद रखिएगा, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पर हम क्या लेके चल रहे हैं, मॉडुलस। मॉडुलस इन द सेंस क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग म्यू की जो रेंज होती है, जो म्यू की हम रेंज लेके चलते हैं, वो रेंज लेके चलते हैं हम 0 से लेके 0.5, जबकि एक्चुअल रेंज इसकी होती है, याद रखिएगा एक्चुअल रेंज। बट एक्चुअल रेंज कभी भी आप क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, ना ही क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल रेंज से देंगे। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, ना ही क्वेश्चन का आंसर आप एक्चुअल रेंज से देंगे, आप रेंज ये रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी रेंज ये रखेंगे, ठीक है, कौन सी वाली, 0 से 0.5, जबकि एक्चुअल रेंज होती है इसकी -1 से लेके 0.5। क्लियर। तो ये हमारे पास वैल्यू होती है, जबकि हम यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब जरा थोड़ा पॉइजन्स रेशो को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कैसे। फिजिकली जरा सोचिएगा कि अगर आपके पास एक ये सिलेंड्रिकल बार है, इस सिलेंड्रिकल बार पर आप एक पी फोर्स ऐसे लगा देते हैं, इधर की तरफ एक पी फोर्स ऐसे लगा देते हैं, तो यहां पर आती है लेटरल स्ट्रेन। आपको याद होगा मैंने आपको इसकी लेटरल स्ट्रेन का फिगर भी बनाया था। तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी इसमें डेल्टा डी अपॉन डी। ये डेल्टा डी किसका फिगर बना, जरा इसको देख लेते हैं। यहां से इसे फिक्स मान लो और यहां से इसको एक्सटेंड करा दो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फिगर बन के आ रहा है, तो ये तो हुआ डेल्टा एल का, और ये हुआ हमारे पास डेल्टा डी बाई टू, डेल्टा डी बाई टू। तो टोटल लिख रहा हूं मैं डी माइनस डेल्टा डी आउटकम इसका डायमीटर, ठीक है। तो डेल्टा डी का चेंज हुआ, तो डेल्टा डी अपॉन डी क्या हो गया, ओरिजिनल डायमीटर। ये हो गया मेरी लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन जाके वीडियो देख लो एक बार फिर से अगर भूल चुके हो तो, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहां पर क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनली लेंथ में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए यहां पर एल थी, ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल। तो यहां पर पॉइजन्स रेशो क्या होता है, मटेरियल की जरा ध्यान से समझिएगा, छोटी सी लाइन में बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं लेके जा रहा। याद रखिएगा अगर आपको इसकी डेप्थ समझनी है कि मटेरियल में हमारे पास इस साइड में, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कंप्रेशन हो रहा है कि इस साइड में, वर्ड समझिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि इस साइड में इसमें कंप्रेशन हो रहा है क्या, इसकी डायमीटर में जो चेंज हो रहा है वो कंप्रेशन होने की वजह से हो रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मुझे पता है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाला कि सर यहां पर कंप्रेशन हो रहा है क्या बताना, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। इसीलिए अगर ये डेप्थ आपको समझनी है तो ऐप पर जाकर वीडियो देख लो, ठीक है, ऐप पर जाकर वीडियो देख लो। मैंने डेप्थ में भी चीजों को समझाया हुआ है वहां पर कि ये कंप्रेशन नहीं है, बेसिकली ये क्या है मेरा, ये है एक्चुअली उसके अंदर की वो मटेरियल लिंकेज प्रॉपर्टी, हमारी क्रिस्टलोग्राफिक चेंजेस होने की प्रॉपर्टी जो हमारी म्यू कहलाती है। तो जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से म्यू को समझना है वो मैं यहां पर लेके चल रहा हूं, ठीक है। बट अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो सीधा आप ऐप पर जाकर वहां पर डेप्थ में इस म्यू को पढ़ सकते हो। स्ट्रेस की सबसे पहली जो मैंने आपको थिंकिंग समझाई है वही आपकी वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन है। दो चीजें याद रखिएगा, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये जरूरी नहीं है कि कंप्रेशन से हो, ये जरूरी नहीं है कि कंप्रेशन से हो। कंप्रेशन इज दी बेसिकली फोर्स रिलेटेड टर्म, जबकि कॉन्ट्रैक्शन इज रिलेटेड टू डायमेंशंस। कॉन्ट्रैक्शन इज रिलेटेड टू डायमेंशन। ऐसे ही हमारे पास दो विरोधाभास वाले एग्जाम्पल्स और होते हैं। एक होता है हमारा एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन जो है हमारा वो डायमेंशन वाइज है, एक्सपेंशन जो है वो डायमेंशन वाइज रिलेटेड टर्म है, जबकि कंप्रेशन जैसा ही हमारे पास टर्म हो जाता है टेंशन क्रिएट करना, तो टेंशन हमारा फोर्स रिलेटेड है। तो हम दो चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, इनकी कंफ्यूजन दूर रखो। अगर मैं टेंशन बोलता हूं तो टेंशन से एक्सपेंशन आता है, बट एक्सपेंशन होना जरूरी नहीं है कि वहां पर टेंशन लग रही हो। एक्सपेंशन होना जरूरी नहीं है कि वहां पर टेंशन लग रही हो, बट अगर टेंशन है तो एक्सपेंशन होगा। दोनों में डिफरेंस क्रिएट रखो। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, क्या कि अगर मैं बात करता हूं कॉन्ट्रैक्शन की, कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट कॉन्ट्रैक्शन है तो कंप्रेशन वहां पर लग रहा हो ये जरूरी नहीं है।
अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो कंप्रेशन वहां पर लग रहा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर आप इस फिगर में सीधा देख सकते हो कि इस फिगर में यहां पर P फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जबकि उसके डायमीटर में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, डायमीटर में है कॉन्ट्रैक्शन, और इस कॉन्ट्रैक्शन में कंप्रेशन का जगह नहीं है, कंप्रेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है यहां पर किसकी वजह से हो रहा है, मटेरियलिस्टिक चेंजेस की वजह से। यहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, याद रखिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसमें, डायामीटर में, वो इस वजह से हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, कंप्रेशन की वजह से नहीं कि यहां पर आपने कंप्रेशन फोर्स दिया, ऐसा तो मैंने बिल्कुल बोला ही नहीं भाई, ये कंप्रेशन फोर्स तो यहां पर है ही नहीं ना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है डायमीटर में, वो ड्यू टू मटेरियल क्रिस्टलोग्राफिक चेंजेस की वजह से, और यहां पर बेसिकली ये लिंकेज चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि वो लिंकेज को अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो डायमीटर है वो डायमीटर वो कम कर रहा है, अपनी क्रिस्टलोग्राफी को इस हिसाब से चेंज कर रहा है कि वो इस येलो कलर में अपने आप को स्टेबल मान रहा है। कौन सा, ब्लू वाला ओरिजिनल पार्ट, येलो वाले जो न्यू पार्ट है उसमें अपने आप को स्टेबल मान रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डायमीटर में चेंज कर रहा है। ये उसकी लिंकेज की स्टेबिलिटी है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक मटेरियल इस सेंस में ही अपने आप को स्टेबल समझे। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को डायमीटर में चेंज ना करते हुए भी स्टेबल समझे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं कि डायमीटर में चेंज हो रहा है, मतलब लेटरल डायमेंशन में चेंज हो रहा है, अगर ये वाली प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, लेटरल की मैं बात कर रहा हूं, ड्यू टू लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस, तो वहां पर हम बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो की। पॉइजन्स रेशियो ही उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम है जिसके बेसिस पर वो लेटरल डायमेंशन में चेंज करती है। तो ये जितना भी मैंने यहां पर समझाया ना, ये बेसिकली मेरी पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। इसी पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड जो मेरी प्रॉपर्टी यहां पर आपको देखने को मिल रही है, वही मेरी लिंकेज प्रॉपर्टी है, वही मेरी मटेरियल क्रिस्टलोग्राफिक चेंजेस होने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कंडीशंस क्या क्या बन सकती हैं, हमारे पास कंडीशंस बन सकती हैं इस तरह से, दो हम मान के चल रहे हैं। कौन कौन सी कंडीशन, कि अगर मान लीजिए मटेरियल पर P फोर्स यहां लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका एरिया चेंज हो, वो अपने आप को ऐसे भी ले जा सकता है, बट ये 100% है कि इस P की वजह से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगी, और इस P की वजह से जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगी तो हुक्स लॉ तो काम कर ही रहा होगा, क्योंकि उसमें लॉन्गिट्यूडिनल होती है ना कि लेटरल, ठीक है। और हुक्स लॉ में मैंने कभी नहीं बोला कि सिग्मा n प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन लेटरल, अगर लेटरल है भी नहीं ना तब भी ये डिफॉर्म तो हो रहा है। अगर यहां लेटरल क्या दिख रही है, 0, इस वाले फिगर में लेटरल क्या दिख रही है, 0, ये मेरा फर्स्ट फिगर हो गया। और सेकंड फिगर में ऐसा लेके चलता हूं, ये भी मेरा स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है स्टेबल। यहां पर क्या हो रहा है कि मटेरियल अपने क्रिस्टलोग्राफिक को डायमीटर में चेंज नहीं करना चाहता, उसके क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो डायमीटर में चेंज नहीं होना चाहते जब तक कि डायमीटर में कोई कंप्रेशन फोर्स ना लग रही हो। यहां डायमीटर में कोई कंप्रेशन फोर्स है क्या, नहीं ना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स है, कहां पर, हमारे लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। इस वजह से यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये भी स्टेबल हो सकता है, बट उसमें एप्सिलॉन लेटरल उसकी ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो 0 रखे अपने आप को, ठीक है। जबकि दूसरा केस हम ये लेके चल सकते हैं कि यहां पर मान लीजिए हमारे पास ये एक पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल बॉडी थी, और इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल बॉडी को मैंने जब P फोर्स लगाया तो ये P फोर्स लगाने के बाद ऐसी जा रही है, मतलब अपने डायमीटर में चेंज कर रही है, और डायमीटर में चेंज करने के बाद अपने आप को क्या मान रही है, स्टेबल। तो यहां पर हमारे पास एप्सिलॉन लेटरल होगा ना, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहां एप्सिलॉन लेटरल 0 नहीं है, ठीक है। तो अब यहीं से आपका म्यू का आंसर भी निकल के आ जाता है कि जिस केस में लेटरल डायमेंशन 0 हो, वहां पर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल तो ऑलवेज होगी, इसमें भी है ना, बिल्कुल। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल तो ऑलवेज होगी अगर उस पर फोर्स है, तो ये मैंने पहले ही बोल रखा है कि अगर जरा सा भी फोर्स आपने लगा दिया तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चाहे आपको
नॉर्मली आंखों से नहीं दिख रही है, बट 100% उसमें वैल्यू है कुछ ना कुछ, चाहे वो नैनो में हो, पिको में हो, किसी में भी हो, बट होगी जरूर, ठीक है। जबकि लेटरल हो या ना हो ये डिपेंड करता है उसकी मटेरियल की कौन सी वाली प्रॉपर्टी पर, पॉइजंस रेशियो पर। तो यहां पर म्यू की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास, म्यू की वैल्यू अगर एप्सिलॉन लेटरल यहां इस फर्स्ट केस में 0 है तो म्यू क्या निकल के आएगा 0, जबकि इसमें म्यू इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि 0 तो नहीं है ना, तो म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा इस सेकंड केस में। तो कुछ भी हमारे पास केसेस आ सकते हैं, ये वाला केस भी आ सकता है और ये वाला केस भी आ सकता है। उम्मीद है आपको पॉइजंस रेशियो का मटेरियलिस्टिक जो सेंस है वो समझ में आ चुका होगा कि मटेरियल की जो लिंकेज प्रॉपर्टी है, जो क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टी है, वही उसी चीज को हमारा पॉइजंस रेशियो बात करता है, ठीक है। पॉइजंस रेशियो वो प्रॉपर्टी है जो कि उसकी लिंकेज प्रॉपर्टी या क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टी को बताती है कि कैसे उसको अपनी डायमीटर में, कैसे उसे लेटरल डायमेंशन में अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई है, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन याद रखिएगा कि रिलेट कौन चीज कर रही है, यहां पर म्यू किससे रिलेट कर रहा है, लेटरल से, और लेटरल से रिलेट करते हुए लॉन्गिट्यूडनल से भी रिलेट कर रहा है। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, म्यू एप्सिलॉन लेटरल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइजन, अगर आपको हुक्स लॉ लिखना है लेटरल डायमेंशन के साथ में, अगर आपको हुक्स लॉ लिखना है लेटरल डायमेंशन के साथ में, तो कैसे लिखोगे, डायरेक्टली नहीं, ऐसे लिखोगे फिर सिग्मा एन इक्वल टू ई एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल था ना, ठीक है। बट ये लॉन्गिट्यूडनल आप क्या लिख सकते हो, ये एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल लिख सकते हो आप एप्सिलॉन लेटरल डिवाइडेड बाई म्यू, ऐसे कर सकते हैं ना, म्यू इक्वल टू एप्सिलॉन लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल आ गया एप्सिलॉन लेटरल बाई म्यू, सो सिग्मा एन इक्वल टू ई इनटू एप्सिलॉन लेटरल बाई म्यू हम इस सेंस में लिख सकते हैं, इस सेंस में, ठीक है। कि ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाली है, ये वाली, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाली है, तो इस वैल्यू को हम यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कोई हमारा हुक्स लॉ नहीं, हुक्स लॉ हमारा कौन सा है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जबकि यहां पर स्ट्रेन ये नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको म्यू और ई दिखाना पड़ेगा, म्यू और ई दिखाना पड़ेगा। उम्मीद है क्लियर है, ठीक है। हुक्स लॉ हमारा यहां से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डायरेक्टली यहां पर वर्डिंग के हिसाब से आपको वैल्यूज समझा रहा हूं। पॉइजंस रेशियो हमने समझ लिया है, ठीक है, ईजी के हमने समझ लिया है। अब इसका मटेरियल का जो ये वाला इफेक्ट देखिएगा, कोर्क के लिए जो मैं 0 की बात कर रहा था, म्यू अगर जैसे केस 1 की बात की थी, तो म्यू इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन लेटरल क्या होना चाहिए 0, क्योंकि एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल तो ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज रहेगा। एप्सिलॉन लेटरल क्या होगा यहाँ पर 0, तो अगर एप्सिलॉन लेटरल यहाँ पर 0 है और म्यू की वैल्यू 0 आ गई है, तो वो कौन सा मटेरियल है, वो पर्टिकुलर हम कोर्क में यूज देखते हैं कि वो जो कोर्क मटेरियल होता है, जो कि हम बोतल स्टॉपर पर भी यूज करते हैं, बोतल स्टॉपर की तरह हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो कोर्क मटेरियल है वो बोतल स्टॉपर पर लगा होता है। मान लीजिए बोतल का नेक है, तो यहां पर हमने ये कोर्क मटेरियल का बोतल स्टॉपर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये कोर्क के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि उसमें लिटरल डायमेंशन चेंज नहीं होती है। कोर्क में डायमीटर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, उस पर चाहे आप टेंशन लगाओ चाहे कंप्रेशन लगाओ, उसका डायमीटर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और कंक्रीट में जो हमारी इसकी वैल्यू मानी जाती है, वो मानी जाती है 0.1 से लेके 0.2। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है डायरेक्टली, ठीक है। मेटल्स के लिए जनरल रेंज होती है, वो होती है 0.25 से लेके 0.33 तक, ठीक है। ये हमारे जनरल मेटल्स के लिए, ये हमारे जनरल मेटल्स के लिए, बट ऑल मेटल्स के लिए, जनरल मेटल्स के लिए, बट ऑल मेटल्स के लिए इसकी रेंज हम कहीं कहीं ये भी देखने को मिल जाती है 0.42, ये हमारे ऑल मेटल्स के लिए रेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, इनके नाम याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जनरली इसको तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इनके लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली याद रखिएगा 0.5। इनके लिए जो म्यू की वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है 0.5, म्यू की रेंज भी होती है, और इन सारे मटेरियल्स के लिए म्यू की वैल्यू 0.5 होती है। तो ये टेबल याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई है, ये टेबल याद रखिएगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 0.5 वाली कहानी थी ना, इसी कहानी से रिलेटेड कुछ हम आगे भी करने वाले हैं। म्यू इक्वल टू 0.5 से रिलेटेड वाली चीजों को आगे भी हम देखने वाले हैं। उसी से रिलेटेड हम ये एक्सप्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं, क्या, एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राइएक्सियल लोडिंग, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इस कॉन्सेप्ट से भी मिलकर आपको दिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राइएक्सियल लोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा फिगर लेके चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक छोटा सा फिगर लेके चल रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से अंडर ट्राइएक्सियल लोडिंग की बात हो रही है। तो ये हमने ये वाला फिगर ऐसे ले लिया कुछ, ठीक है। ये हमने कुछ ऐसा फिगर ले लिया, ये ऐसे, ठीक है। ये फिगर हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक। ये फिगर हम कुछ ये लेके चल रहे हैं। अब क्या है, इन पर फोर्सेस दिखा दो।
फोर्सेस जो मैं दिखा रहा हूं यहां पर, फोर्सेस जो मैं दिखा रहा हूं वो मान लीजिए ऐसे, मैंने अभी फिलहाल टेंशन में दिखाया इसे, इस डायरेक्शन में टेंशन में दिखा दिया और इस डायरेक्शन में टेंशन में दिखा दिया, बट इनकी वैल्यूज मैंने अपने हिसाब से लिख दी हैं। इनकी वैल्यूज मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, क्या इसे सिग्मा एक्स बोल देता हूं, इसे सिग्मा वाई बोल देता हूं, इसे सिग्मा जेड बोल देता हूं। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये चीजें हो गई। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अब ध्यान, ये गलती मत करना, पता लगा आप होनहार स्टूडेंट हो और आप ये गलतियां करने में बैठ रहे हो, क्या कि यहां पर सिग्मा एक्स ऐसे लग रहा है तो आप सोच रहे हो कि नहीं सर यहां पर सिग्मा एक्स लग रहा है तो बस सिग्मा एक्स खत्म हो गया, अब दूसरी चीज तो लगेगी नहीं। अरे भाई, सिग्मा एक्स सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन में लगता है। जो स्ट्रेसेस होती है वो हमेशा किस में आएंगी, चाहे टेंशन बोलोगे उसे, चाहे कंप्रेशन बोलोगे उसे, हमेशा किस में आएगी, वो किस में आएगी फिगर के अंदर, कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन इन द सेंस, स्ट्रेस क्या होती है हमेशा कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि अगर एक पार्टिकल आपने ले रखा है तो उस पर ये अगर इधर की तरफ आपने सिग्मा लगा रखी है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इधर भी सिग्मा लग रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि फोर्स ऐसे नहीं होती। फोर्स अगर आपको देनी है तो फोर्स ये कहते हो आप कि फोर्स एक ये है, इस फोर्स के साथ बॉडी मूव कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिग्मा के साथ बॉडी मूव नहीं करती, समझिएगा। सिग्मा अकेली कभी मत लगाना अपने माइंड में, सिग्मा को अकेला कभी मत लगाना कि सिग्मा लगा हुआ है सर मूव कर रही है बॉडी, ऐसे कभी नहीं होता। टेंशन या कंप्रेशन का जो स्ट्रेस का सेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, टेंशन तभी आएगी, इसमें टेंशन कब आएगी, जब इसे पीछे से फिक्स करोगे। ये टेंशन नहीं है, गलती मत करना, दिस इज ओनली द पुल और पुश, ठीक है, दिस इज ओनली द पुल और पुश। टेंशन कब है, जब इसमें पीछे से आप फिक्स कर लोगे तो एफ आएगा, अब क्या होगा, सिग्मा आएंगी। मतलब टेंशन या कंप्रेशन हमेशा कॉम्बिनेशन में होती है, इधर का भी फिगर दिखाओगे तो इधर का भी दिखाओगे, जबकि सिंपल फोर्स हमारी कॉम्बिनेशन में होना जरूरी नहीं है। सिंपल फोर्स अकेला सिंपल फोर्स होता है, ठीक है, वो पुल भी हो सकता है पुश भी हो सकता है, जबकि सिग्मा हमेशा दोनों कंबाइंड होंगी। अगर टेंशन दिखाओगे तो ऐसा दिखाना होगा, कंप्रेशन दिखाओगे तो ऐसे दिखाना होगा, गलती मत करना इन चीजों में, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब चलो यहां पर चल रहे थे हम, सिग्मा एक्स है तो इधर सिग्मा एक्स होगा, ऐसे ही यहां पर सिग्मा वाई था तो ऑटोमेटिकली यहां पर सिग्मा वाई होगा, ऐसे सिग्मा जेड है तो ऑटोमेटिकली बैक साइड में सिग्मा जेड होगा। अब जो बारीकी वाली चीज है वो यहां से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा, पहले एक चीज और, थोड़ा सा मैं इस चीज से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, यहां पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम चेंज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, कि अगर मैं बात करता हूं एक रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप का है ये, अगर मैं इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की बात करूं तो इसे मान लीजिए L है, ये मान लीजिए B है और ये मान लीजिए H है, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैसे होता है, सिंपल आपकी कैलकुलस है, क्या टोटल वॉल्यूम कितना होता है LBH, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, मैं मान के चल रहा हूं आपका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में याद करो, अगर एक्स वाई जेड है ये और यहाँ पर आर कोई अलग से वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड में पहले एक्स को कांस्टेंट मानो, वाई जेड को कांस्टेंट मानो, एक्स के बेसिस पर डिफरेंशिएशन करो, फिर एक्स और जेड को कांस्टेंट मान के वाई के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स और वाई को कांस्टेंट मान के जेड के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, डेल वी लिख रहा हूं इसे, तो डेल वी इक्वल टू पहले बी एच को कांस्टेंट मान लिया तो डेल एल हो गया, प्लस में बी को एल एच को कांस्टेंट मान लिया डेल बी हो गया, प्लस में एल बी को कांस्टेंट मान लिया डेल एच हो गया। अब क्या करो, इसके डिवाइड में वी कर दो, यहां पर भी वी हो जाएगा, यहां पर भी वी हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने इधर भी एलएचएस में भी और आरएचएस में भी वी से डिवाइड कर दिया। यहां डेल वी अपॉन वी क्या बन के आएगा, याद करो, दिस इज द एप्सिलॉन वी। यहां डेल वी अपॉन वी क्या बना, एप्सिलॉन वी, याद है ना, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, एल वी की वैल्यू में सीधा रख दूं, एल बी एच इसकी भी हो जाएगी, एल बी एच इसकी भी हो जाएगी, एल बी एच जो कट रहा है उसे काट दो, बी एच से बी एच कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही एल एच से यहाँ पर एल एच कैंसिल हो गया, एल बी से एल बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, डेल एल अपॉन एल बचा, ठीक है। यहाँ डेल बी अपॉन बी बचा, यहाँ डेल एच अपॉन एच बचा, ठीक है। ये हमारे पास चीजें आ रही हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि डेल एल अपॉन एल लॉन्गिट्यूडनल सेंस में है तो एप्सिलॉन एक्स बोल दिया। अभी सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं, मैं इसे लिख रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल सेंस वगैरह को ना लेते हुए, सीधा एक्स डायरेक्शन में चेंज जो हो रहा है वो हमारा डेल एल अपॉन एल हो रहा है, प्लस वाई डायरेक्शन में चेंज जो हो रहा है, सॉरी
y मान लीजिए ये वाली है, तो y डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वो डेल एच अपॉन एच है, तो डेल एच अपॉन एच को मैं यहां लिख देता हूं एप्सिलॉन y, ठीक है। और डेल b अपॉन बी किस में चेंज हो रहा है, z डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन है, तो डेल जो b अपॉन b है वो एप्सिलॉन z है। तो यहां से हमारे पास जो एप्सिलॉन v की वैल्यू आ गई है वो याद रखिएगा, एप्सिलॉन v यहां से निकल के आ रहा है एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, ठीक है। उम्मीद है यहां पर ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर यूज किया है, क्या कि अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेके चल रहा हूं, ठीक है, एक नॉर्मली ब्लॉक है हमारे पास, और उसमें अगर मैं टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं तो एप्सिलॉन v इसका क्या होगा, एप्सिलॉन x नेट, ये वर्ड यूज और कर लेना, एप्सिलॉन y नेट एंड एप्सिलॉन z नेट, क्योंकि इसमें मैंने कोई फोर्स नहीं दिखाया था, इस फिगर में मैंने कोई फोर्स नहीं दिखाया कैसे क्या लग रहा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका मैथ्स निकाला है, मैथ्स निकाल के ये फॉर्मूला निकाला है, मैथ्स की हेल्प से ये फॉर्मूला निकाला है सिर्फ, ठीक है। अभी जो मैंने फोर्स लगानी है वो लगानी है इसमें, तो यहां पर एप्सिलॉन x नेट, y नेट, z नेट, नेट का मीनिंग क्या होता है आपको समझ में आता ही है, नेट मतलब जो हमारे पास एक्चुअल में इफेक्ट उस डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है, नेट इफेक्ट, टोटल नहीं, नेट इफेक्ट, ठीक है। तो नेट इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ प्लस है तो कुछ माइनस होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा एक्स क्या है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो जरा क्या क्या चीजें आपको लेके चलनी होगी उसको देखो। मैं एक सिंपल एक्स नेट की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक्स में सोचो, तो एक्स में अगर सोचो, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट की, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो एक्स में आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन, एक्स में आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन एक्स नेट, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक। तो एप्सिलॉन एक्स नेट क्या होगा, सिग्मा एक्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में आपने ये फिक्स कर लिया अपने माइंड में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स की वजह से क्या हो रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स की वजह से क्या हो रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन, ऑब्वियसली साफ दिख रहा है ना, ड्यू टू सिग्मा एक्स क्या प्रोड्यूस हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, क्लियर है, इन एक्स डायरेक्शन। अब दूसरी चीज क्या है, ये तो हो गई सिग्मा एक्स की वजह से एप्सिलॉन एक्स लॉन्गिट्यूडनल वाली, ठीक है, जबकि सिग्मा वाई भी तो लग रहा है ना, और अगर सिग्मा वाई लग रहा है, देखो सिग्मा एक्स की वजह से वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लेटरल, ऐसे ही अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी पहले क्या निकालना था, एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट, इसमें इमेजिनेशन बहुत अच्छी करनी है, कोई भी दिक्कत होगी तो पूछ लेना, ठीक है, इमेजिनेशन में और वर्डिंग में बिल्कुल भी इधर उधर मत करना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीजों में, बट जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं उन पर ध्यान दो, क्या कि अगर मैं सिग्मा वाई की बात कर रहा हूं, सिग्मा वाई भी तो लग रहा है ना इस बॉडी के ऊपर, सिग्मा वाई भी उसी टाइम पे लग रहा है जिस टाइम पे सिग्मा एक्स लग रहा है, तो सिग्मा वाई अगर ऐसे लग रहा है इस पर, तो ऑब्वियस है सिग्मा वाई अगर ऐसे जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ना, सिग्मा वाई की वजह से, वर्डिंग आप समझो, सिग्मा वाई की वजह से एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन, वर्ड मत बोलना, ये क्या है, मेरा लेटरल इफेक्ट है सिग्मा वाई की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मेरा लेटरल है ना, सिग्मा वाई की वजह से एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सिग्मा वाई वाला लेटरल इफेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि मुझे एक्स डायरेक्शन में नेट इफेक्ट देखना है, तो उस नेट इफेक्ट में तीनों का इफेक्ट आएगा, कौन कौन से का इफेक्ट आएगा, सिग्मा एक्स का भी, सिग्मा वाई का भी और सिग्मा जेड का भी। तो सिग्मा एक्स का इफेक्ट तो आ रहा है सीधा लॉन्गिट्यूडनल वाला, जबकि सिग्मा वाई का जो इफेक्ट आ रहा है उसको जरा सोचिएगा, तो सिग्मा वाई का इफेक्ट क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है, प्लस माइनस बाद में करेंगे, ड्यू टू सिग्मा वाई, ड्यू टू सिग्मा वाई, कौन सी आ रही है, एक्स डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन, ड्यू टू सिग्मा वाई लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि मुझे फाइनली क्या चाहिए, एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट, एक्स डायरेक्शन में। अब तीसरी चीज और बची है, क्या बची है, सिग्मा जेड, तो सिग्मा जेड भी तो उसी टाइम पे लगा हुआ है ना जिस टाइम पर एक्स और वाई भी लगे हुए हैं, तो सिग्मा जेड की वजह से क्या होगा, जरा सोचो, इसे खींचो जरा, जब सिग्मा जेड को ऐसे खींचोगे टेंशन में अगर ये, तो वाई एक्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, फिर से एक्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो सिग्मा जेड की वजह से लेटरल ही तो है ना एक्स डायरेक्शन क्या है, लेटरल है ना, तो सिग्मा जेड, यहां पर मैं इसके बाद में ये चीज और लिख लेता हूं, यहां पर ठीक है, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ड्यू टू सिग्मा जेड क्या हो रहा होगा, लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और ये चीज थी, सॉरी
ये चीज थी हमारी सिग्मा जेड। ठीक है, तो ड्यू टू ए जेड डायरेक्शन। अब जरा सोचिएगा इसमें प्लस माइनस कहां कहां आएगा। मैंने एक्स नेट पूछा है आपसे, तो एक्स नेट में मैंने क्या किया, इलोंगेशन या एक्सपेंशन को मैंने प्लस मान लिया, तो कॉन्ट्रैक्शन को मैं माइनस मान लूंगा। तो जरा सोचिएगा इस सिग्मा एक्स क्योंकि टेंशन में है तो ये क्या कर रहा होगा, इलोंगेट कर रहा होगा, तो ये वाली जो चीज है वो क्या आएगी, प्लस में। ठीक है, उसके बाद सिग्मा वाई क्या कर रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में। सिग्मा वाई वर्डिंग समझो, सिग्मा वाई मतलब स्ट्रेस जो वाई में है वो एक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है, एक्स डायरेक्शन में कर रही है कॉन्ट्रैक्ट। सिग्मा वाई एक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो यहां माइनस। ठीक है, और यहां पर सिग्मा जेड भी क्या कर रही है, एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट, तो सिग्मा जेड अगर एक्स डायरेक्शन में कर रही है कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर भी क्या होगा, माइनस। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इनकी वर्डिंग लिखनी है मैथमेटिकली, क्या कि सिग्मा एक्स की वजह से कैसी आ रही है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला कहां से आता है, हुक्स लॉ से सीधा। तो हुक्स लॉ से सीधा आ जाएगा क्या, सिग्मा एक्स अपॉन ई, सीधा आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई। लॉन्गिट्यूडिनल के हिसाब से एप्सिलॉन एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है, माइनस माइनस लगा दो। ड्यू टू सिग्मा वाई लेटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो लेटरल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन, तो सिग्मा वाई ऐसे जा रही थी, यहां पर हुक्स लॉ लगेगा, कौन सा वाला लगेगा, सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन वाई। ठीक है, बट यहां पर जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में देखना है वाई का इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में देखना है, तो मुझे कहां पर जाना होता है, मुझे कौन सी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, पॉइजन्स रेशियो की। तो मुझे सीधा पॉइजन्स रेशियो के हिसाब से मुझे यहां पर एप्सिलॉन लेटरल बतानी है, एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू सिग्मा वाई, है ना, ऐसे लिख दिया। फिर माइनस एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू सिग्मा एक्स, ड्यू टू सिग्मा एक्स। ये एप्सिलॉन लेटरल किस में है, एक्स डायरेक्शन में, यहां पर भी किस में है, ये एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, सिग्मा एक्स अपॉन ई तो यहां तक ठीक था। ड्यू टू सिग्मा वाई है तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन लेटरल। एप्सिलॉन लेटरल का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा, एप्सिलॉन लेटरल क्या था, एप्सिलॉन लेटरल इक्वल टू था म्यू इंटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। एप्सिलॉन लेटरल इक्वल टू था म्यू इंटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। अब एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल क्या सिग्मा एक्स वाला लेंगे, नहीं ना, ये किसकी वजह से है, ये है सिग्मा वाई की वजह से, गलती मत करना, ये किसकी वजह से, सिग्मा वाई की वजह से, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा वाई की वजह से। तो म्यू इंटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, और एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल किसकी वजह से, ड्यू टू सिग्मा वाई की वजह से। फॉर्मूला ये वाला था भाई, इसमें आप अलग अलग अपनी मर्जी से ऐसे ही थोड़ी चलाते रहोगे कि ये वाली चीज अलग हो गई, ये तो एक्स की वजह से, ये वाई की वजह से, ऐसे तो नहीं होता ना। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो हमने यहां पर एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल लिखा, उसको हमने यहां पर ऐसे लिखा। फिर म्यू, मटेरियल का म्यू तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसे माना हुआ है होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक में हर एक डायरेक्शन में म्यू सेम होगा, ई सेम होगा, जी सेम होगा, के सेम होगा। तो म्यू इंटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल, म्यू इंटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल ड्यू टू सिग्मा जेड। तो यहां से अब सीधा फॉर्मूला बन के आ रहा है, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस में म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई, ये वाला पार्ट इसके लिए हो गया ना, माइनस में म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरी एप्सिलॉन एक्स नेट, ये सिर्फ और सिर्फ है मेरी एप्सिलॉन एक्स नेट। ये जो मैंने तरीका समझाया है, इससे रिलेटेड आपको जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला तरीका आपको समझाया है। ठीक है, जो हमारे पर्टिकुलर एई एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि इस चीज को भी आप समझो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी से रिलेटेड कि एप्सिलॉन वाई नेट क्या होगा, एक्स नेट क्या निकल के आया, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। कॉन्सेप्ट समझ लिया है, यहां तक हमने बात कर ली थी कॉन्सेप्ट से। अब सिंपल सी बात है, फिगर को फिर से देखो और सीधा निकालो एप्सिलॉन वाई नेट। तो एप्सिलॉन वाई नेट मतलब वाई डायरेक्शन में क्या निकल के आएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, ऐसे ही एप्सिलॉन जेड नेट निकल के आएगा, सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई। इन सबको कर लो, जोड़ लो, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक। तो एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक क्या है, एप्सिलॉन एक्स नेट प्लस एप्सिलॉन वाई नेट प्लस एप्सिलॉन जेड नेट। इनको जोड़ने का काम आपका है। ठीक है, मैं सीधा आउटकम लिख रहा हूं, क्या निकल के आएगा, इनको जोड़ के आपको फाइनली निकल के आएगा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये निकल के आ रहा है, इसमें क्या करना है आपको, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक है। इफ आप कंडीशन देखिएगा, इफ यहां पर ये कंडीशन देखिएगा, इफ द कंडीशन इज हाइड्रोस्टैटिक, इफ द कंडीशन इज हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक को हमने अभी समझा था,
अगर हाइड्रोस्टैटिक है तो क्या होगा, सिग्मा एक्स बराबर होगा सिग्मा वाई बराबर होगा सिग्मा जेड बराबर होगा सिग्मा हाइड्रो। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में ई इंटू 3 सिग्मा हाइड्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बराबर है हाइड्रो के, तो 3 हो जाएगा। तो यहीं से इस चीज को अगर हमें लेके चलना है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक, ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, इंटू 3 सिग्मा हाइड्रो अपॉन में 3 सिग्मा हाइड्रो अपॉन में ई को इधर ले जाओ तो ई इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू इंटू 3, ये यहां पर रहा है सिग्मा हाइड्रो, ठीक है, ई उधर पहुंचा दिया और एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक को नीचे ले आए। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपको याद होगा, ये टर्म क्या होती है मेरी, ये टर्म होती है के। ठीक है, बल्क मॉडुलस। तो यहां से आ गया हमारे पास E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपके पास एक इक्वेशन भी थी E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो आपने ये चीज समझ ली है, ये इक्वेशन भी हमने यूज कर ली है, साथ ही जनरल वैल्यू यहां से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं जो भी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं कि यहां पर आपको एक इस तरह का रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया हुआ है, मान लेते हैं इस पर ये दे रखी है 3 सिग्मा इधर की ओर दे रखा है 2 सिग्मा और ऐसे दे रखा है 1 सिग्मा। ठीक है, या सिग्मा सिंपल। ठीक है, इस पर दे रखा है 1 सिग्मा। ठीक है, तो अब जरा सोचिएगा, इसमें पूछा है एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक बताओ, इसमें पूछा है आपसे कि एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक बताओ। तो एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक क्या होगा, सीधा फॉर्मूला यूज करना है, क्या 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। एक्स हमने क्या माना था, इसीलिए हमने डिराइव करते हुए बहुत ही इजी अपने आपकी अप्रोच को रखा, क्या तीनों टेंशन में मानी हुई थी, मतलब प्लस माना हुआ था। ठीक है, अगर मैंने सिग्मा एक्स को प्लस माना है तो ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस है मतलब 3 सिग्मा हो गया, तो 1 माइनस 2 म्यू तो आएगा ही, नीचे ई आएगा ही, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस का 3 सिग्मा। ठीक है, सिग्मा वाई क्या है, क्योंकि ये कंप्रेस कर रहा है तो माइनस का 2 सिग्मा, ये क्या हो गया माइनस का 2 सिग्मा। ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास ये लास्ट वाला सिग्मा बचा है सिग्मा जेड, वो भी क्या है कंप्रेशन का मतलब माइनस का सिग्मा। तो यहां पर आंसर कितना आने वाला है, एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक, इसमें कितना वॉल्यूमेट्रिक चेंज होने वाला है 3 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, इसका मतलब ये सब कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 0। तो ये डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हो कहां से, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो कहां से, इस रिलेशन से। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज कुछ नहीं होने वाला है। अब जरा समझिएगा, वॉल्यूमेट्रिक चेंज अगर कुछ नहीं होता है तो यहां पर बात क्या होती है, यहां पर बात ये होती है कि इसकी शेप तो चेंज हो जाएगी, शेप इन द सेंस कि यहां पर कुछ ना कुछ चीज एलोंगेट हो जाएगी, बट वॉल्यूम सेम रहने वाला है, कुछ ना कुछ चीज एलोंगेट हो जाएगी। ऐसा ही जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आपको यहां पर 0 मिल रहा है, ऐसा ही कुछ एक जगह और 0 मिलता है आपको, देखिएगा एक जगह और 0 मिलता है, वो हमारे पास कंडीशन होती है यहां पर, ये वो हमारे पास कंडीशन होती है म्यू इक्वल टू 0.5 की। कैसे, जरा सोचिएगा, अगर मैं एप्सिलॉन यहां पर लिखता हूं E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया E इक्वल टू 3K, है ना। तो यहां सोचिएगा जरा, ये जो हमारे पास पॉइंट है E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 इंटू 0.5, मटेरियल का अगर 0.5 म्यू है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3K इंटू 0। ठीक है, अब E तो मटेरियल में कुछ ना कुछ है जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारे पास स्ट्रेन बॉन्डिंग कैपेसिटी आ रही है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी E अपॉन 0। ठीक है, अगर कुछ किसके नीचे अगर 0 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहां पर जो बल्क मॉडुलस है वो किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी पर। बल्क मॉडुलस बेसिकली क्या है, बल्क मॉडुलस है 3D में अपने आप को, 3D में याद रखिएगा, ये 2D में नहीं होता, 3D में अपने आप को रेजिस्ट करना कंप्रेशन से या फिर टेंशन से, टेंशन या कंप्रेशन से रेजिस्ट करना। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये हमारे लिए क्या था, बल्क मॉडुलस। तो K अगर इन्फिनिटी होगा इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं होने देगा, बट यहां म्यू इक्वल टू 0.5 है तो ऑब्वियस है फिगर में तो चेंज हो रहा है ना, म्यू इक्वल टू 0.5 है तो ऑब्वियस है फिगर में तो चेंज हो रहा है ना, फिगर में जो डायमीटर है वो चेंजेस हो रही है ना, क्योंकि म्यू इक्वल टू 0.5 है। ठीक है, तो यहां समझिएगा जैसे रबर है तो रबर के लिए क्या है, वॉल्यूम वाइज वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। जब आप उसको खींच रहे हो ना तो वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है। ठीक है, रबर हुआ, वैक्स हुआ, पैराफिन हुआ, क्ले हुआ, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हुई, तो उसमें क्या है, वॉल्यूम वाइज उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम सेम है, बट उसके जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। तो इस वाले फैक्ट को याद रखिएगा, म्यू इक्वल टू 0.5 के लिए क्या हो जाती है, मेरी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जबकि वॉल्यूम हमारा
कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है, डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, तो एक डायमेंशन बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, ये फिक्स है इसमें। तो एक डायमेंशन चेंज हो रही है तो एक अगर इसमें से एक बढ़ रही है, मान लो x बढ़ रहा है तो y घटे या z घटे, जो भी इस तरह का सीक्वेंस बनना है कि वॉल्यूम हमारा सेम रहे। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। म्यू इक्वल टू 0.5 पर इसका हम k इक्वल टू इन्फिनिटी होती है तो कहाँ उसे हम रिजिड भी तो बोलते हैं ना, उसको हम रिजिड बोलते हैं कि बल्क मॉडुलस अगर हमारा बिल्कुल भी उस चीज को डिफॉर्म होने नहीं दे रहा तो वहां पर रिजिडिटी है। तो क्या मेरा रबर रिजिड बॉडी होता है? क्या मेरा रबर रिजिड बॉडी है? क्या मेरा वैक्स क्ले रिजिड बॉडी है? नहीं। यहां रिजिड का कॉन्सेप्ट जो होता है वो रिजिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्ड याद करो। जब मैंने आपको स्ट्रेस का स्टार्टिंग वाला समझाया था चैप्टर 1 का स्टार्टिंग में रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा, डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें डिफॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है रिजिड बॉडी में कि डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, नोट अकर, ठीक है। जबकि इसमें डिफॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल दिख रहा है रबर में है, इसका मतलब रबर रिजिड बॉडी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो समझिएगा इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, गलती मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब चलते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सीधे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके पास ये। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू लेटरल स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सीधा दिख रहा है आपको आंसर यहाँ पर सी, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सीधा आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ सोचना ही नहीं है ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो क्वेश्चंस को भी आपको डील करते हुए चलना है, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे से स्मूथली कवर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा वाला फॉल्स है इसमें। माइल्ड स्टील हैज 2 यील्ड पॉइंट, भाई आपको बताया था ना मैंने, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट माइल्ड स्टील में होता है। और माइल्ड स्टील क्या होती है, माइल्ड स्टील क्या होती है, याद रखिएगा। माइल्ड स्टील हमारी होती है, मैंने आपको इस चीजें बता रखी हैं, माइल्ड स्टील हमारी होती है लो कार्बन स्टील या फिर इसी का दूसरा नाम होता है स्ट्रक्चरल स्टील। ये चीज मैंने बिल्कुल बताई हुई है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइल्ड स्टील 2 यील्ड पॉइंट दिखाती है, लो कार्बन स्टील बिल्कुल डक्टाइल होती है काफी ज्यादा, ठीक है। माइल्ड स्टील सोर्स स्ट्रेन हार्डनिंग बिल्कुल दिखाती है, स्ट्रेन हार्डनिंग भाई फिगर याद होगा आपको, उम्मीद है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ पर था ना, तो स्ट्रेन हार्डनिंग दिखाती है। माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, बिल्कुल यार, माइल्ड स्टील जो लो कार्बन स्टील है वो तो काफी डक्टाइल होता है। इन चीजों को हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो कौन सा रॉन्ग है, हमारा नन ऑफ दिस, सारे के सारे क्या है हमारे राइट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन्स रेशियो फॉर स्टील विद इन इलास्टिक लिमिट रेंज फ्रॉम। तो इलास्टिक लिमिट के रेंज के अंदर की हम बातें कर रहे थे, वहां पर हमने रेंजेस भी लिखी हुई थी। स्टील क्या है, मेरा मेटल है जनरली, और मेटल जनरल के लिए हमारे पास क्या रेंज थी, 0.25 से लेके 0.33, 0.25 से लेके 0.33, सीधा आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लीस्ट इलास्टिक। लीस्ट इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि जिसमें लीस्ट इलास्टिक। अब गलती क्या करते हैं स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि इलास्टिक का मतलब समझते हैं कि अपने आप को डिफॉर्म कर देना, है ना, गलती यहां करते हो आप। इलास्टिक जो हमारी जनरल भाषा में यूज होता है वो ये कहता है कि जनरली जो जितनी इजीली डिफॉर्म हो रहा है। अरे नहीं भाई, इलास्टिसिटी का मतलब इजीली डिफॉर्म होना नहीं है, इजीली रिगेन करना है अपने आप को, मतलब जल्दी से रिगेन करना, ठीक है। मैंने कितनी बार बोला है आपको यार, इलास्टिसिटी क्या होता है कि अपने आप को रिगेन करने की कैपेसिटी, ना कि अपने आप को डिफॉर्म करने की कैपेसिटी। तो रिगेन करने की कैपेसिटी, ये वर्ड याद रखिएगा। ये रोजमर्रा की लाइफ में हम वर्ड गलत यूज करते हैं, ठीक है। ये रोजमर्रा की लाइफ में हम वर्ड गलत यूज करते हैं। इलास्टिसिटी से हम ये सोचते हैं कि वो कितना ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है, ना वो कितना ज्यादा अपने आप को रिगेन कर रहा है, दैट इज द इलास्टिसिटी। तो अपने आप को इलास्टिसिटी मतलब रिगेन करने की कैपेसिटी क्या होती है मेरी, बॉन्डिंग कैपेसिटी। बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या है, ई। तो जितना ज्यादा मटेरियल में ई, अच्छा अब ई ऐसा थोड़ी होता है, सोता रहता है, और सोता रहता है, फोर्स पहले लगाओ, डिफॉर्म करो, उसके बाद ई जागा और वो लेके आ रहा है वापस। अरे नहीं भाई, ई तो हमेशा लग रहा है ना, ई हमेशा लग रहा है, बॉन्डिंग कैपेसिटी हमेशा है। तो जब फोर्स आप लगा रहे हो तो तुरंत ही क्या है, ई भी अपना काम कर रहा है, वो उसको डिफॉर्म होने नहीं दे रहा। इसीलिए तो यार ग्राफ में मैंने आपको काफी बार बताया कि ग्राफ में जो हमारे पास जिसका ई ज्यादा, उस पर ज्यादा फोर्स में कम डिफॉर्मेशन, जिसका ई कम, उसमें कम फोर्स पर भी ज्यादा डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो tan θ1 और tan θ2 वाले कॉन्सेप्ट बताए थे, इन्हीं चीजों से यहां पर लेके चलिएगा। तो जिस फिगर का लीस्ट इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, लीस्ट इलास्टिक वो पर्टिकुलर मटेरियल जिसमें ई क्या हो, कम हो। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर इसमें सबसे ज्यादा कम ई है, दैट इज द रबर,
ठीक है, दैट इज द रबर। अब आप कहोगे रबर में सर क्यों कम है, आप ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको यहां पर ये चीजें दिखा रखी हैं, ठीक है। कंटेंट हम थ्योरी के हिसाब से इन चीजों को भी डील करते हुए चल रहे हैं। तो देखिएगा, लो कार्बन स्टील का ई क्या है सबसे ज्यादा, उसके बाद कास्ट आयरन का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद वुड का, उसके बाद रबर का। दिख रहा है कंक्रीट में जो हमारे पास ई बनेगा वो यहां का बनेगा, ऐसे ही यहां का बनेगा। तो कंक्रीट का जो कंप्रेशन वाला होता है उसको लेके चलते हैं, कास्ट आयरन का भी कंप्रेशन वाला उसको लेके चलते हैं, ठीक है। सॉरी अच्छा भाई कहाँ गया, नहीं जा रहा है, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर इसे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार। ये होगी लाइन, ठीक है, और एक ये लाइन हो गई, ठीक। चलिए, तो फिर यहाँ पर हमने बातें कर ली थी, ठीक है। तो इसमें सबसे कम ई किसका है, आपको साफ दिख रहा है, इसमें सबसे कम ई किसका है, रबर का। तो ई रबर क्या है, सबसे कम है, इसका मतलब ये क्या है, लीस्ट इलास्टिक। सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा है, सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा है, लो कार्बन या फिर, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है इसमें, ठीक है, यहां पर भी एक फिगर बना हुआ है ऐसे, देखिएगा। इसमें क्या है, लो कार्बन स्टील भी है, मीडियम कार्बन स्टील भी है, हाई कार्बन स्टील भी है। कार्बन परसेंटेज, मैकेनिकल वाले ज्यादा समझते हैं इस चीज को। कार्बन परसेंटेज जो होती है 2.1 से जब ऊपर चली जाती है तो वो हम कास्ट आयरन बोलते हैं। 2.1% से नीचे रहती है अगर आयरन के अंदर कार्बन की परसेंटेज, तो हम उसे बोलते हैं स्टील। और स्टील में हमारे पास लो, मीडियम, हाई कार्बन स्टील। तो इनका जो ई होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। इनका जो ई होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, याद रखिएगा इस चीज को। इनका जो ई होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, किनका, लो, मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील का। बट कास्ट आयरन का ई जो होगा वो इससे कम होता है, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज अब ज्यादा आ चुकी होती है, तो इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो चुकी होती है, किससे, स्टील के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कास्ट आयरन का ई कम है, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर वुड का हो गया और रबर का हो गया। ये पर्टिकुलर ऐसे एग्जाम्पल जो कि जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं, सारे तो मैं एक साथ में नहीं लिख सकता ना, कितने तो मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझना है। दूसरी बात, मीडियम कार्बन, लो कार्बन एंड हाई कार्बन स्टील में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, क्या वो मैं यहां डील कर रहा हूं। देखिएगा, लो कार्बन स्टील क्या है, हाई डक्टाइल या कम, ज्यादा डक्टिलिटी किसमें है, ज्यादा डक्टिलिटी किसमें है, जरा सोचिएगा। डक्टिलिटी, मैं एक डायरेक्शन बना देता हूं यहां पर, डायरेक्शन में बना देता हूं यहां पर ऐसे, डायरेक्शन में बना देता हूं ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन में डक्टिलिटी क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में डक्टिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज। यहां पर सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल क्या है मेरा, लो कार्बन स्टील। इसका मतलब डक्टिलिटी क्या हो रही है, इधर की तरफ जाते हुए डिक्रीज। हाई कार्बन स्टील की डक्टिलिटी क्या होगी, सबसे कम। तो इस चीज को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, किसके लिए, इस डायरेक्शन के लिए। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको सिनोनिम्स दिखा रहा हूं यहां पर, जो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, वो इस डायरेक्शन के लिए दिखा रहा हूं। इस डायरेक्शन मतलब लो कार्बन से मीडियम, मीडियम से हाई। तो लो कार्बन स्टील में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी, और उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील में कम डक्टिलिटी, फिर हाई कार्बन स्टील में और कम डक्टिलिटी। अगर मैं ब्रिटलनेस की बात करूं तो ब्रिटलनेस हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रिटलनेस हमारे पास क्या हो रहा है, जो जिसमें डक्टिलिटी सबसे कम उसमें ब्रिटलनेस सबसे ज्यादा। तो यहां पर इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ब्रिटलनेस बढ़ रही है। साथ ही अगर मैं बात करूं टफनेस की, तो टफनेस क्या है, टफनेस क्या है, फ्रैक्चर तक का एरिया। अब आपको पता है कि मैंने आपको जब लो कार्बन स्टील बताया था तो ये वाला जो पार्ट था ये बहुत ही कम था, 0.12%, जबकि ये था 25%। तो यहां पर जो टफनेस है, टफनेस भी क्या हो रही है, डिक्रीज। टफनेस भी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्यों टफनेस डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में एंड इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसका एरिया बहुत ज्यादा है, 25% वाला कॉन्सेप्ट होता है ना यहाँ पर, ठीक है। टफनेस क्या हो रही है, डिक्रीज इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपके पास रेजिलियंस, रेजिलियंस और उम्मीद है, देखिएगा ये बेसिकली क्या है, MOT है और ये MOR है, क्योंकि ये सिग्मा एप्सिलॉन कर्व है, क्योंकि ये सिग्मा एप्सिलॉन कर्व है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। जरा सोचिएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस था हमारा इलास्टिक लिमिट का, तो इस वाले ग्रीन वाले की इलास्टिक लिमिट तो ये हो गई, ब्लू वाले मतलब मीडियम कार्बन की हो गई ये वाली, और हाई कार्बन की होगी मान लीजिए इलास्टिक लिमिट ये वाली। तो जरा सोचिएगा, फर्स्ट के लिए तो ये है, सेकंड के लिए टोटल हो गया, और थर्ड के लिए ये टोटल हो गया। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जाने पर, मतलब लो से हाई और हाई से लो से मीडियम एंड मीडियम से हाई जाने पर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो रहा है इंक्रीज। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करूं तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो रही है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी हम देख लेते हैं यहां पर। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो रही है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो रही है यहां पर इंक्रीज। ब्रिटल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सॉरी ब्रिटल कह रहा हूं मैं, हाई कार्बन स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा होती है लो कार्बन स्ट्रेंथ से, ठीक है, लो कार्बन पॉइंट से, ठीक है। ऐसे इलास्टिक लिमिट को आप बढ़ा सकते हो, यील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। यील्डिंग क्या हो रही है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, यील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज।
यील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज माइल्ड स्टील की तरफ जाते हुए, ठीक है, सॉरी हाई कार्बन स्टील की तरफ जाते हुए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। प्लास्टिसिटी, ठीक है, प्लास्टिसिटी हमारी डिक्रीज है, इंक्रीज है, वो सारी चीजें आपको यहां से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहां तक की हमने बात की। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये आता है, उम्मीद है आपको ये वाला जो पूरा मैंने यहां पर प्लॉट किया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि कौन कौन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हमने यहां डील कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेज, ठीक है। ये जनरली हमारे सिविल स्टूडेंट को पता होता है, बट मैकेनिकल स्टूडेंट को थोड़ा याद रखना होगा ये कि हमारे पास जो स्टील की डेंसिटी होती है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा जिससे कि आपको स्टील की डेंसिटी याद रह जाए, ठीक है। स्टील की डेंसिटी होती है यहाँ पर 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप आंसर इसका आराम से निकाल सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए 7850, m इक्वल टू रो वी, मास इक्वल टू रो वी से आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर मैकेनिकल के लिए था क्योंकि जनरली सिविल वालों को इसका आंसर पता होता है, ठीक है। उसके बाद द इलास्टिक कांस्टेंट्स E, G, K एंड म्यू आर रिलेटेड एज, यहां पर देखिएगा सीधा हमारे पास फॉर्मूला कौन सा वाला लिखा हुआ है, मैंने आपसे इसलिए बोला है डिराइव्ड वो याद रखिएगा 3K प्लस G, ठीक है। तो यहां पर ये आंसर कौन सा हो गया मेरा D सीधा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन E एंड K व्हेन पॉइजन्स रेशियो इज 0.25। आपको याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि ये वाली जो चीजें हैं ये काफी बार पूछी जाती हैं और इनको याद रखना है आपको। जिससे रिलेट पूछा है उससे रिलेट चीजें निकालते रहिएगा। E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 1 माइनस 2 म्यू। तो यहां पर पूछा किसमें है, E और K में रिलेशन, तो हमें ये चाहिए ना, तो लेके चलते हैं। E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25, तो कितना हो जाएगा यहां से 3K 1 माइनस 0.5, सो ये कितना हो जाएगा 3K इंटू 0.5, सो यहां पर ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू K, तो E इक्वल टू 1.5 इंटू K। आंसर कौन सा हो जाएगा यहां से C। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से सीधे आपके पास आंसर मिल रहे हैं आपको, ठीक है। जहां पर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना भी आपको समझा दिया है। तो स्टेट व्हेन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। जब और दिखा दिया इसका मतलब क्या है, आपका दोनों तरफ से माइंड ओपन है, दोनों तरफ चल रहे हो। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सीधा क्या हो गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, सीधा क्या हो गया हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। यहां पर बस हमें कौन सा फाइंड करना है, विद इन और एक्सटर्नल टू द बॉडी इज नोन एज दी, सीधा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की बात करनी है। तो सीधा यहां पर क्या होगा द स्टेट व्हेन टेंसाइल, द स्टेट व्हेन टेंसाइल, हमें सीधी स्टेट के बारे में बात करनी है। तो स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर देखिएगा, यहां पर जो मेरी स्टेट हो जाएगी उस स्टेट की बात हो रही है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है, सीधा हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर स्टेट की बात की है, हमने यहां पर स्टेट की बात की है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, विद इन और एक्सटर्नल टू द बॉडी इज नोन एज दी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहां पर ए रोड इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिएक्सियल लोड विद इन लीनियर इलास्टिक लिमिट, विद इन लीनियर इलास्टिक लिमिट व्हेन द चेंज इन द स्ट्रेस इज 200 मेगापास्कल, द चेंज इन द स्ट्रेन इज 0.001, इफ द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द रोड इज 0.3, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, हमारे पास EG K म्यू होते हैं, है ना, मटेरियल के अंदर हमेशा। जरूरी थोड़ी है कि टेस्ट के बाद ही वो जनरेट होंगे, नहीं ना, टेस्ट तो हमारे पास कोई सा भी कर रहे हो, ये तो पहले से ही मौजूद है ना उसमें। और अगर ये पहले से ही मौजूद है तो हमारे पास एक टेस्ट होता है टेंशन टेस्ट, जिससे इन सबकी वैल्यू एक साथ निकाल सकते हो आप। दो रिलेशन आपके पास होते हैं और यहां पर P और L के हिसाब से एंड फिर स्ट्रेन गेजेस के हिसाब से। स्ट्रेन गेज ने क्या किया, इसकी में जो डिफॉर्मेशन हुआ, इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ उस डिफॉर्मेशन को मेजर कर लिया, ऐसे करके मान लीजिए। इधर से हम इसे कांस्टेंट मान लेते हैं और ऐसे चला देते हैं, ठीक है, ऐसे यहां से फिक्स मान लो, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, डेल्टा L का चेंज हुआ, ये स्ट्रेन गेज ने मेजर कर लिया। डायमीटर में जो चेंज हुआ डेल्टा D का, वो मेजर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज तो हम मेजर कर सकते हैं, P आपके पास है, ठीक है, L आपने मेजर पहले से ही कर रखा है। तो ये रोड इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिएक्सियल लोड, यूनिएक्सियल लोड सिस्टम है विद इन लीनियर इलास्टिक लिमिट। यूनिएक्सियल का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, एक डायरेक्शन में लगने वाला लोड, ठीक है। वाई एक्सियल मतलब डबल, एक्स और वाई प्लेन, ठीक है, जबकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, वाई में सिर्फ लेटरली इफेक्ट हो रहा है। विद इन लीनियर इलास्टिक लिमिट व्हेन द चेंज इन द स्ट्रेस इज 200 मेगापास्कल, आपने चेंज किया स्ट्रेस में 200 मेगापास्कल, आपको सीधा यहां पर सिग्मा दे रखा है 200 मेगापास्कल। द चेंज इन स्ट्रेन इज, इस कोरस्पोंडिंग चेंज ऑफ स्ट्रेस के लिए, इस कोरस्पोंडिंग चेंज ऑफ स्ट्रेस के लिए डेल सिग्मा आप इसे बोल सकते हैं सीधा
चेंज ऑफ स्ट्रेस के लिए, या फिर सिग्मा स्टार्टिंग वाली 0 मान लो तो डेल सिग्मा मतलब सिग्मा के बराबर आ जाएगा 200। तो डेल सिग्मा 200 है, तो इस डेल सिग्मा के लिए डेल एप्सिलॉन कितना है मेरा, उस डेल सिग्मा के लिए डेल एप्सिलॉन है 0.001। तो यहां से हमें एक फायदा मिलने वाला है। ये चीज बेसिकली क्या है, ये डेल सिग्मा डेल एप्सिलॉन क्या है भाई, ये ठीक है, ये चीज है सिंपली ये कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो ये मेरे पास हुआ डेल सिग्मा यहां से यहां, उसी के लिए हमारे पास चेंज है डेल एप्सिलॉन। तो ऑब्वियस है जो थीटा आएगा तो tan थीटा यहां से क्या हो जाएगा, डेल सिग्मा अपॉन डेल एप्सिलॉन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ई, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ई। तो सीधा ई निकालने के लिए वैल्यू दी हुई है आपको, तो ई हमारे लिए क्या होगा, या फिर सीधा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहां 0 से काउंट कर लो ना भाई, 0 से काउंट कर लोगे तो ये क्या हो गया सिग्मा, 0 से ये हो गया एप्सिलॉन, तो सीधा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ई हो गया, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर चेंज क्या बता दिया, ये चेंज कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास E की वैल्यू निकाल लो पहले। E की वैल्यू क्या हो गई, 200 मेगा पास्कल अपॉन में 0.001, ये हो गया हमारे पास मेगा पास्कल। सो 200 इंटू 10⁻³ ऊपर जाके प्लस का 3 हो गया मेगा पास्कल, या E की वैल्यू आ गई 200 गीगा पास्कल। इसे हम गीगा पास्कल बोल सकते हैं ना, क्योंकि 10⁹ हो जाएगा, ये 6 तो था ही, 3 और 6 कितने हो गए, 9, तो ये गीगा हो गया, ठीक है। तो E हमारे पास ये आ गया। आगे क्या है, इफ द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इज दिस, आपको पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है, और पॉइजन्स रेशियो आप निकाल सकते हैं डेल डी वाई डी से अपॉन डेल एल वाई एल से। आपको ये डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.3। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आपसे ए नहीं पूछा था, आपसे पूछा है जी। अब जी कहां से निकालोगे, आपको फॉर्मूला याद है ना, इक्वल टू 2g 1 + म्यू, बस यहां से निकालना है। क्या करना है, जी की वैल्यू निकालनी, ई की वैल्यू हमारे पास 200 गीगा पास्कल है, चलो गीगा में ही रख लो अभी फिलहाल। तो 200 गीगा पास्कल इक्वल टू 2 इंटू जी एंड 1 + म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 0.3, तो ये हो गया 1.3। तो यहां से जी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 अपॉन 1.3 गीगा पास्कल, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 100 अपॉन 1.3 गीगा पास्कल में पूछा है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करने ना, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 1.3, ठीक है। तो यहां से हमने ये वाली चीज कवर कर ली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। यहां तक की सारी चीजें आपको कवर हो चुकी हैं, काफी अच्छे से समझ में आ भी चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, देन फर्दर हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेसेस की। ये पार्ट हमारा चैप्टर 2 में बचा हुआ है, ओके।